बच्चों हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के परमाणु संरचना के क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करेंगे। 41 में कह रहा है एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो बच्चों किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्याओं का योग होता है। ठीक है, यानी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या ही आपकी क्या कहलाती है बच्चों? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, न्यूक्लियनों की संख्या यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही आपके न्यूक्लियन कहलाते हैं। यानी 9 + 10 = कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19। उसके बाद दिया है बच्चों रेडियम। रेडियम का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ बच्चों? 88। और मास नंबर कितना दिया हुआ है बच्चों? 226। यानी आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों दे चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु संख्या होती है बच्चों वही संख्या आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है। कब? जब परमाणु उदासीन रहता है तब। और नहीं तो परमाणु अगर उदासीन नहीं रहे, धनायन में रहे और ऋणायन में रहे, तो उस समय आपके परमाणु संख्या केवल प्रोटॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। ठीक है, धनायन और ऋणायन में रहे तो ये परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर परमाणु उदासीन रहे तो परमाणु में उपस्थित परमाणु संख्या प्रोटॉन की भी संख्या हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने वाला हम कल फॉर्मूला आप लोग बता चुके हैं। क्या बताए थे? a - z, a - p, a - e, जो भी आपको करना है कर लीजिए। तो आप 226 में से 88 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 138 आ जाएगा। यानी पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो हम बताए हैं किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जोड़ दिया जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी आपकी द्रव्यमान संख्या 4 हो जाती है। और जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं वो आपका हीलियम का परमाणु होता है। किसका होता है? हीलियम का। और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा बच्चों? तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने यही देखा होगा कि ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आया बच्चों? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है बच्चों? तो बताइए, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन कितना हो जाता है बच्चों? 4 हो जाता है। वही आपकी द्रव्यमान संख्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कह रहा है पोटेशियम 19 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सीधी सी बात है बच्चों, किसी भी तत्व में जो परमाणु संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी जब परमाणु उदासीन रहे तब, उदासीन मतलब ना उसके ऊपर प्लस चार्ज रहे ना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज रहे। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। चलिए बच्चों, तो इसमें परमाणु संख्या 19 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। क्वेश्चन कर रहा है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तीसरी कक्षा बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। 18 तभी होगी जब चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे, तभी तीसरी कक्षा में 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया होगा, देख लीजिए ध्यान से। 8 दिया होगा जहां तक हमको उम्मीद है।
18 दिया है, लेकिन ये रूल गलत है, क्योंकि जब आप लोग अबाव प्रिंसिपल और हुंस रूल पढ़िएगा ना, तब आपको पता चलेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो तीसरी कक्षा में आप 18 इलेक्ट्रॉन तभी रख सकते हैं जब चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो आप तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अंतिम कक्षा अगर तीसरी कक्षा है तो केवल 8 तक ही उसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कैसे? तो जैसे हम बता रहे हैं, नियोन, नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, नहीं सॉरी, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 8 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, तो 2 8 8 1 हो जाता है, 2 8 8 1 हो जाता है। तो जहां तक ये आंसर दिए हैं बच्चों 8, ये गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। 18 दिए हैं गलत है, लेकिन अगर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण किया जाए बच्चों, तो किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n², ठीक है बच्चों। और 2n² होता है तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम आज आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझा दे रहे हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता भी हम आप लोगों को क्या कर दे रहे हैं बच्चों, समझा दे रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बच्चों। तो पढ़ा दे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बच्चों, डस्टर कहाँ गया जी, देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसे पहला प्रयास बोर साहब के एटॉमिक मॉडल से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, बोर साहब के एटॉमिक मॉडल से शुरू होता है। बोर साहब क्या कहते हैं, यहाँ पे समझिए बच्चों। बोर साहब का परमाणु मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग परमाणु मॉडल है। तो अभी तक तो बोर साहब के परमाणु मॉडल से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसलिए अभी बोर साहब का परमाणु मॉडल हम अभी नहीं समझा रहे हैं। रदरफोर्ड के आए थे तो रदरफोर्ड का टोटल हम डिस्क्राइब कर दिए हैं बच्चों। आगे चल के अगर बोर साहब के परमाणु मॉडल आएंगे तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षाओं में एक नियमित रूप से वितरण को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखिए कक्षा कितनी होती है, तो कक्षाओं को इंडिकेट किया जाता है बच्चों, याद रखना। कक्षा यानी ऑर्बिट, ऑर्बिट जो होते हैं बच्चों वो होते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कक्षाओं की संख्या होती है। और किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, बच्चों इज इक्वल टू 2n² होती है, जहां पे n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है।
जहाँ n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। कक्षाओं की क्या होती है बच्चों, संख्या होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब देखेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 लोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा 2n², यानी 2 × 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए लोगे तो n बराबर 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² करोगे तो 2 × 2 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कितना लोगे, 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2n² बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को इस क्वेश्चन में तीसरे कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बोला था बच्चों, 18 बोला था। कितना बोला था, 18। ठीक है, ये लेकिन 18 तभी होता है जब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो होता है। देखिए अब यहाँ पे हम आप लोगों को समझाते चले जाएंगे बच्चों। ये तो 2n² हो गया, और उसके बाद 4 और ऑर्बिट में 2n² यानी 2 × 4 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 32। n इज इक्वल टू 5 लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² यानी 2 × 5 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 50। और n इज इक्वल टू 6 लेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² यानी 2 × 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हो गया। n इज इक्वल टू 7 ले लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n² करेंगे पहले तो 2 × 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं बच्चों, k, सेकेंड ऑर्बिट को l, थर्ड ऑर्बिट को m, फोर्थ ऑर्बिट को n, फिफ्थ ऑर्बिट को o, p, q। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना तक जाते हैं बच्चों, q तक ही जाते हैं, सेवेंथ ऑर्बिट तक ही जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा मोड़ा पूरा आ रहा है। अब देखिए बच्चों किसी भी एटम का सिंबल जो होता है, सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, एक्स, जेड और क्या हो जाता है बच्चों, ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड बराबर पी बराबर क्या होता है बच्चों, ई होता है। ठीक है, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी प्लस एन होता है। क्या होता है, पी प्लस एन होता है ना, समझ में आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ से पी बराबर क्या लेते हो बच्चों, चूंकि फिर ऐसे लेते हो P इज इक्वल टू जेड बराबर ई होता है, किसके लिए, तो न्यूट्रल एटम के लिए। किसके लिए बच्चों, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो चार्ज होता है। ठीक है, तो जीरो चार्ज होता है तो उसके लिए P बराबर जेड बराबर ई। लेकिन अगर कहीं माइनस हो जाए प्लस हो जाए तब वो एटम न्यूट्रल नहीं रहता है। ठीक है, तब यहाँ से अगर न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होता है तो क्या हो जाता है बच्चों, a माइनस पी हो जाता है, या p के जगह पर z भी रख सकते हो, a माइनस जेड हो जाता है, या a माइनस क्या हो जाता है बच्चों, e हो जाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत, तो ये सारी कहानी होती है। अब हम आते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले दिया है बच्चों यहाँ पे आप लोग H11 दिया रहे, H11 तो ये हाइड्रोजन हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। न समझ में आया, न्यूट्रॉन की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम,
नहीं ना। अब देखिए बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम हीलियम की बात करते हैं He2 4, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। प्रोटॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2 बचता है। नहीं समझ में आया? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2, ठीक है। अगर हम लिथियम कर दे Li3, लिथियम कर दे Li3, और जहां तक या तो इसका 6 होता है, नहीं तो 7 होता है। यानी देखिए कभी भी एटॉमिक नंबर जो होता है या तो दुगुना होता है या 2 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, प्रोटॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो 7 - 3 कितना हो जाता है? 4। नहीं समझ में आया? तब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3 का कितना हो जाएगा? 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों बेरिलियम 4, और कितना होता है बच्चों? 9। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, प्रोटॉन की संख्या 4, न्यूट्रॉन की संख्या 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2, 2। ना समझ में आया? बोरोन का हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाता है बच्चों 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, प्रोटॉन की संख्या 5, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। 10 में से 5 गया, कितना बच गया बच्चों? 5। तो ये ध्यान रखना होता है कि मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो जो होता है सो होता है, लेकिन मास नंबर जो होता है या तो दुगुना होता है या दुगुना से कुछ ज्यादा होता है। नहीं समझ में आया? और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इस बात को आप लोग एकदम नोटेबल रखेंगे बच्चों, ठीक है। कार्बन C612, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, और न्यूट्रॉन की संख्या 12 में से 6 गया तो कितना बचा बच्चों? 6। नहीं समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा। नहीं प्रॉब्लम? नहीं ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे हो गया बच्चों N714, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, प्रोटॉन की भी संख्या 7, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए बच्चों, अब हम केवल एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना सिखाना था, तो इतना में तो हम इनफ सिखा चुके हैं। अब देखिए बच्चों, अगर न्यूट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो जाएगा। फ्लोरीन का कितना होता है? 9, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 और 7। नियोन का कितना होता है बच्चों? 10, तो 2 और 8। न समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सोडियम का कितना हो जाता है बच्चों? 11, तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 1। मैग्नीशियम का कितना हो जाता है बच्चों? 12, तो ये हो जाता है बच्चों 2, 8, 2। एल्युमिनियम का कितना हो जाता है बच्चों? 13, 2, 8, 3, ठीक है बच्चों। सिलिकॉन का कितना हो जाता है बच्चों? 14, 2, 8, 4। फास्फोरस का कितना होता है? 15, 2, 8, 5। सल्फर का कितना होता है बच्चों? 16, 2, 8, 6। क्लोरीन का कितना होता है? 17, 2, 8, 7। आर्गन का कितना होता है? 18। तो बताइए क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, ठीक है। पोटेशियम का क्या होता है बच्चों? 19। तो देखिए 2, 8, 8, 1 हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है बच्चों? 20, 2, 8, 8, 2 होगा। अब सब में, अब इसमें 18 तक ले भरेगा। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम का होता है 21, 2, 8, 9, 2। और टाइटेनियम का कितना होता है? 22,
तो ये हो जाएगा 2 8 10 2। वेनेडियम का कितना होता है 23 2 8 11 3। क्रोमियम का कितना होता है 24 2 8 सॉरी 2 2 8 12 2। ठीक है। मैग्नीज का होता है Mn 25 2 8 13 2। मैग्नीज फेरस का कितना होता है 26 कितना हो जाएगा 2 8 14 2 हो गया। फेरस का 26 हो गया। कोबाल्ट का होता है बच्चों 27 2 8 15 2। निकेल का क्या होता है 28 2 8 16 2। कॉपर का होता है Cu 29 2 8 17 2। और जस्ता का क्या होता है बच्चों Zn 30 2 8 18 2। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं बच्चों जिनमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों के जैसा नहीं होता है। क्यों? सॉरी, क्रोमियम और कॉपर, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाता है, तो यहाँ पे बच जाता है बच्चों 1 और यहाँ पे बच जाता है बच्चों 18। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा बच्चों। और यहाँ ये कॉपर का हो गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाता है, तो एक और ये क्या हो गया बच्चों 13 हो गया। क्या हो गया बच्चों 13। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों। और हम आप लोगों को समझाए हैं कि जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों धातु होते हैं। जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 वो अधातु। जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 वो उप धातु। जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 वो निष्क्रिय गैस। लेकिन अपवाद में केवल हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन आता है, ये केवल क्या होता है अधातु होता है, अधातु होता है। और ये क्या होता है बच्चों निष्क्रिय गैस होता है। केवल अपवाद में यही 3 आते हैं। और कार्बन कहाँ गया बच्चों, ये भी आपका क्या होता है बच्चों अधातु होता है। ठीक है, अधातु होता है। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाहरी कक्षा में एक है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों धातु। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों धातु। और बोरोन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए हैं। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों 5 है, तो 2 और क्या हो जाएगा बच्चों 2 और 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों धातु, धातु है। ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों अधातु। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों अधातु। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों अधातु। यानी जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 वो अधातु, और ये क्या हो जाता है बच्चों निष्क्रिय गैस। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों धातु। ये हो जाएगा बच्चों धातु। ये भी हो जाएगा बच्चों धातु। ये भी हो जाएगा बच्चों उपधातु। ये हो जाएगा बच्चों अधातु। ये भी हो जाएगा बच्चों अधातु। ठीक है बच्चों, ये भी हो जाएगा बच्चों अधातु। और ये हो जाएगा बच्चों निष्क्रिय गैस। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों धातु। ठीक है, ये भी हो जाएगा बच्चों धातु। और सारे के सारे धातु ही हैं, ये सारे के सारे धातु ही हैं बच्चों। अब ये सारे के सारे धातु हो जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो ये हो गए बच्चों धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय गैस। अब देखिए बच्चों, जिनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु होते हैं। अधातु जो होता है अस्थाई होता है। अस्थाई होता है मतलब
वो अक्रिय गैस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, अक्रिय गैस जैसी संरचना नहीं होती है। तो प्रायः धातु या अक्रिय गैस जैसी बनने के लिए अपने बाहरी कक्षा से एक दो तीन इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। एक दो तीन इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे जैसे सोडियम है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये किसके जैसा बन जाएगा, निष्क्रिय गैस जैसा, यानी अस्थाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कितना त्याग करेगा बच्चों, दो, ये कितना त्याग करेगा, तीन। तो धातुओं की संयोजकता एक दो तीन होती है। नहीं समझ में आया। अब देखिए अधातु की बात करें तो ये पांच है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। इसलिए धातुओं को विद्युत धनात्मक कहा जाता है और अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है, यानी धातुओं को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जाता है और अधातुओं को इलेक्ट्रो निगेटिव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अधातु गेन करता है। समझ में आया। अब देखिए बच्चों, तो इसमें मान लीजिए सल्फर यहाँ पे 16 है। ठीक है बच्चों, सल्फर 16 है, तो 2 8 6, तो बताइए ये गेन करेगा क्योंकि यह धातु है, तो कितना गेन करेगा, दो। ठीक है, ये कितना गेन करेगा बच्चों, 5 है तो कितना गेन करेगा, तीन। ये 7 है तो कितना गेन करेगा, एक। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, और धनायन बन के वो अक्रिय गैस जैसा बन जाती है। और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, और ऋणायन बन के वो अक्रिय गैस जैसा हो जाती है। तो धातुओं की भी संयोजकता एक दो तीन होती है, धातुओं की भी संयोजकता एक दो तीन होती है। केवल उप धातुओं की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है, क्योंकि उप धातुओं के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, सो गई हैं का जी आप, हैं कहाँ सोच रही हैं। उप धातुओं के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। तो देखिए धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धातु ग्रहण करते हैं, लेकिन उप धातु का कोशिश रहता है कि साझा करे। तो बाहरी कक्षा में चार है तो कितने से साझा करेगा, चार से। तो उसकी संयोजकता चार हो गई। धातुओं के बाहरी कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, तो एक को त्याग करेगा, दो को क्या करेगा, तीन को क्या, तो इनकी संयोजकता एक दो तीन हो गई। नहीं समझ में आया, बातें सब समझे हो ना। और अधातुओं के बाहरी कक्षा में पाँच छः सात हो गए, तो ये ग्रहण करते हैं। तो पाँच है तो तीन ग्रहण करेगा, छह है तो दो ग्रहण करेगा, सात रहेगा तो एक ग्रहण करेगा। समझ में आया, तो ये इनकी संयोजकता हो गई है। ठीक है ना, संयोजकता मतलब होता है कि प्राय धातुएं या उप धातुएं अपने बाहरी कक्षा में अष्टक बनाने के लिए, अष्टक बनाने के लिए यानी आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन का वो लोग साझा करते हैं, वो उनकी संयोजकता हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, संयोजकता हो जाती है। कैसा लगा बच्चों, समझ में आ गया पूरी बात। तो आप लोग उतारना चाहोगे, उतार लीजिए बच्चों आप लोग।